नमस्कार। हम आज प्रारंभ कर रहे हैं बीए की प्रथम वर्ष की अर्थशास्त्र की कक्षा। और इस कक्षा का मैं अगर आप सिलेबस देखेंगे तो पूरे पाठ्यक्रम में आपको 5 यूनिट मिलेंगी। 5 यूनिट में एक एक करके कुछ कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊंगी। एक एक यूनिट का एक एक छोटा छोटा क्लिप बना रही हूँ। पहली यूनिट जो है वो अर्थशास्त्र को समझने से लेकर है। सबसे पहले अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं या अंग्रेजी मीडियम के हैं, इस बात को ध्यान रखें कि आप जो अर्थ पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले उस विषय का बारे में हमको पता होना चाहिए। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र की जो प्राथमिक परिभाषा है, अर्थशास्त्र के जो जनक हैं एडम स्मिथ माने गए हैं। तो उन एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की परिभाषा ये दी कि अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ वेल्थ। तो धन का शास्त्र मतलब धन के लेन देन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। लेकिन वो बहुत पुरानी परिभाषा रही और उसके बाद धीरे धीरे और अर्थशास्त्री आते गए और उन्होंने परिभाषा को और विस्तृत करते गए। मार्शल आए, पिगू आए, बाद में रॉबिन्सन आए, अब हिक्स आए, सैमुअल्सन आए, ऐसे बहुत सारे अर्थशास्त्री आए। धीरे धीरे बढ़ती गई। अर्थशास्त्र केवल धन का शास्त्र नहीं है तो क्या, तो इसमें उपभोग भी शामिल है, उसमें उत्पादन भी शामिल है। अर्थशास्त्र में बचत भी शामिल है, मांग भी शामिल है, पूर्ति भी शामिल है। ये सारी चीज़ें अर्थशास्त्र का भाग है। और जो बाद में परिभाषा आई वो परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण है, जो सारी परिभाषाओं को जोड़कर उसमें एक बड़ी परिभाषा बनी, एक बड़ा अर्थ बना। वो ये है कि अर्थशास्त्र केवल धन का शास्त्र नहीं है, अर्थशास्त्र केवल उत्पादन का नहीं है, केवल कंजम्पशन का नहीं है, केवल सेविंग्स और इन सब चीज़ों का नहीं है। तो अर्थशास्त्र में उन विभिन्न स्रोतों का भी अध्ययन किया जाता है जिनकी कमी है देश में। चूँकि हम अपन भारत की बात करें तो हमारे यहाँ कम संसाधन हैं, लेकिन लोगों की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं। तो कम संसाधनों को हम अधिक आवश्यकताओं में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, उन संसाधनों का जो अलॉटमेंट है वो कैसे हो। थोड़े से चीज़ों को प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी, प्राथमिकताओं के आधार पर हम उसका अलॉटमेंट करें तो अच्छे से अच्छा रिजल्ट अर्थव्यवस्था के लिए हो सकता है। अर्थव्यवस्था का अध्ययन मुख्य रूप से हम अर्थशास्त्र में करते हैं, क्योंकि व्यक्ति का सुबह से लेकर रात तक हम अर्थ की बात करते हैं। ऐसे ही व्यक्ति से बड़ी यूनिट है परिवार, परिवार से बड़ी इकाई है समाज, और समाज से बड़ी इकाई होती है पूरी अर्थव्यवस्था। तो पूरी अर्थव्यवस्था की बचत यानी कुल बचत, पूरी अर्थव्यवस्था का कंजम्पशन यानी टोटल कंजम्पशन, पूरी अर्थव्यवस्था का प्रोडक्शन यानी टोटल प्रोडक्शन, पूरी अर्थव्यवस्था की आय यानी जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। तो देश में संसाधन अगर कम है और लोगों की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसे में किस प्रकार से उन संसाधनों को वितरित किया जाए, ये अर्थशास्त्र है। कितने अच्छे तरीके से उन एक एक संसाधन का ऑप्टिमम यूज किया जा सके, ये अर्थशास्त्र। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? मतलब उसके लिए फिर हम क्या कैसे करेंगे हम कि हम मिनिमम रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ये होगा कि सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, ये समस्याएं हैं इकोनॉमी की। ये कौन कौन सी समस्या है, इनको सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं। ये समस्या क्या है, तो उसके लिए निदान क्या हो सकते हैं। समस्या क्या है? कम रिसोर्सेज। निदान क्या है? फर्स्ट डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस। पहले ये निर्धारित करें कि हमको उत्पादन करना क्या है। जो उत्पादन करना है केवल उनको ही उत्पादन करना है, सब कुछ उत्पादन करने की तरफ नहीं जाना चाहिए अगर संसाधन कम है। फिर फॉर होम टू, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी बात हाउ टू प्रोड्यूस यानी किस प्रकार उत्पादित करें, कौन सी तकनीक लगेगी, उसमें श्रम ज़्यादा लगेगा कि पूंजी ज़्यादा लगेगी, तो वो तकनीक तय करें हमारे देश के हिसाब से, हमारी अर्थव्यवस्था के हिसाब से निर्णय ये हो सकता है। फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादित करें। अगर हम उत्पादन की बात कर रहे हैं, मांग आ रही है किसी चीज़ की, तो किसकी तरफ जाना चाहिए? फॉर होम टू प्रोड्यूस, जिसकी मांग आ रही है उस तरफ उत्पादन किया जाएगा, तो मिनिमम रिसोर्स आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन देंगे, मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस। एंड लास्ट में हाउ एफिशिएंटली रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड,
रिसोर्सेज को, संसाधनों को कितनी दक्षता के साथ उपयोग किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। जितने अच्छे से उनको उपयोग है, जैसे कोई मशीन, अगर एक दिन में किसी मशीन से 5 यूनिट तैयार होती हैं और 5 यूनिट की जगह हम उस मशीन का उपयोग, हमने 10 मशीन रखी है, यानी कितनी मशीन होगी, 10 में एक मशीन 5 कर रही है तो 10 मशीन 50 करेंगी। और 50 यूनिट अगर दिन भर में उपयोग उत्पादित हो सकती हैं, लेकिन आवश्यकता है सिर्फ 20 चीज़ों की, तो ऐसे में उन सारी की सारी यूनिट, उनको मशीनों को हमको उपयोग में नहीं लाना है। उन 10 की 10 मशीनें हमको नहीं चलानी चाहिए। हमको क्या देखना चाहिए कि कितना मैक्सिमम, उसकी पूरी क्षमता अगर हम उपयोग में लाते हैं तो कम संसाधन से मांग को पूर्ति किया जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 2 अवयव होते हैं, 2 कंपोनेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो 2 कंपोनेंट्स हैं, एक डिमांड और दूसरी सप्लाई। डिमांड जितनी ज़्यादा होगी, वस्तु की कीमत धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और जब मांग कम होती है तो वस्तु की कीमत धीरे धीरे कम होती चली जाती है। यानी मांग और कीमत 2 चीज़ें होती हैं। तो डिमांड और प्राइस में कैसा कनेक्शन होता है, अपोजिट, इन्वर्स रिलेशन होता है। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घटती है, लेकिन कीमत के साथ पूर्ति का पॉजिटिव रिलेशन है, सकारात्मक संबंध है। एक बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ने लगती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा, जब किसी वस्तु की मांग कम होने लगती है, तो कम क्यों होने लगती है, अगर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई सामान बिकता नहीं है, आपने देखा होगा मार्केट में सामान नहीं बिक रहा है, तो दुकानदार क्या करता है, उसकी कीमत गिरा देता है, तो उसकी मांग बढ़ जाती है। कीमत जैसे ही गिराई, यानी सामान अगर है तो सेल लगा दी, कपड़े हैं तो सेल लगा दिए, सेल लगाई, उसकी कीमत गिरी और उसकी मांग बढ़ने लगी। तो अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति दोनों को सामंजस्य बिठाना पड़ता है, तब अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। चाहे वो वस्तु का बाजार हो, 3 तरह के बाजार होते हैं, वस्तु बाजार, साधन बाजार, मुद्रा बाजार। वस्तु बाजार यानी गुड्स मार्केट, जिसमें वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। साधन बाजार यानी फैक्टर मार्केट, जिसमें संसाधनों को खरीदा बेचा जाता है, यानी जो वस्तु बनाते हैं वो साधन। जैसे श्रम, एक व्यक्ति का श्रम, एक पूंजी, जो पूंजी है, जो श्रम है, जो धरती है, ज़मीन है, भूमि जिसको हम कहते हैं, लैंड एक रिसोर्स है। तो ये सारे रिसोर्सेज जहाँ खरीदे और बेचे जाते हैं, दैट इज़ नोन एज फैक्टर मार्केट। और एक मुद्रा बाजार, जहाँ मुद्रा का विनिमय किया जाता है, तो वो होता है करेंसी मार्केट, मुद्रा मार्केट। और सब मार्केट में जो कीमत है वो डिसाइड होने का सबसे बड़ा एक चीज़ है उसकी मांग। वस्तु की मांग के आधार पर उस वस्तु की कीमत तय होती है। मांग वस्तु की जितनी अधिक होगी, उसकी कीमत उतनी ही ऊंची जाएगी। जिसकी मांग बहुत कम होगी, मांग कम कब होगी, जब वो लोगों के उपयोग में नहीं आ रही है। इसका मतलब लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग पसंद नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो मांग नहीं कर रहे हैं, वो खरीदने की मांग नहीं करेंगे, तो उस चीज़ की कीमत बढ़ा के भी क्या करेंगे, सामान बिकेगा नहीं। इसलिए उत्पादनकर्ता उसकी कीमत कम कर देता है और धीरे धीरे उसकी सप्लाई यानी उसका उत्पादन भी कम हो जाता है। तो ये प्राइमरी आपकी फर्स्ट यूनिट का ये पार्ट जो है वो मैंने आपको बताया, मोटी मोटी चीज़ें, कि कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं क्या है, अर्थशास्त्र का मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। धन्यवाद।